Dear students, today we discuss on a new topic, electric current. We understand how electric current be affected, what is electric current, what is the basic reason behind this electric current, and how this electric current related to drift velocity, mobility, and is scalar or vector quantity, its dimension and unit we discuss in this topic. So इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या, हमें ये समझने की जरूरत है। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमें कमेंट करके हमें मोटिवेट करते हो, इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि जो भी टॉपिक लिया जाए उसका अच्छे से नॉलेज हो, हमें उसके बारे में जितना मैं जानता हूं उसको मैं आपको के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। और आप भी वीडियो को पूरा देखें, तब जाके उस टॉपिक की अच्छी समझ बनेगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप उसकी समझ नहीं बना सकते। मैं लिंक भी करता हूं टॉपिक को, कैसे एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये आपका हेल्पफुल होगा। देखिए, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। पहले मैं इसको बेसिक समझा देता हूं, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। एक्चुअल में करंट क्या होता है? करंट को जर्नल देखें तो मोशन ऑफ चार्ज है, मोशन ऑफ चार्ज, जिसको हम फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। ये फ्लो ऑफ चार्ज का यहाँ मीनिंग, जब हम फिजिक्स में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम सॉलिड को पढ़ते हैं, सॉलिड कंडक्टर। किसको पढ़ते हैं हम? सॉलिड कंडक्टर को। और सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस चार्ज की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन भी शब्द यूज कर सकते हैं। वी यूज the word electron because in case of solid conductor free charge carrier are free electron, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जब फ्लो करते हैं तो ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम नोट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस मेथड से अगर देखें तो करंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आई है, और आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी चार्ज अपॉन टाइम। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी भाषा में हम लिख सकते हैं, करंट की जो डेफिनेशन है उसको हम लिख देंगे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ब्रैकेट में मैं फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कॉल्ड करंट। अब करंट के बारे में कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। हम आई लेटर से, स्मॉल आई भी लिख सकते हो, कैपिटल आई भी लिख सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, इट हैज यूनिट एम्पियर, एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको जो मेजरमेंट की जाती है करंट को, वो एम्पियर में मेजरमेंट की जाती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात है कि ये फंडामेंटल यूनिट है, इट इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह लो, फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमने 11th क्लास में जब यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं तो
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, मैं यहाँ भी रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन सी है। पहली है मास, सेकंड था हमारा लेंथ, थर्ड पे था टाइम, फोर्थ पे था टेम्परेचर, फिर था हमारा करंट, फिर हमारा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और इन 7 में आपकी करंट इंक्लूड है। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। नेक्स्ट है कि इसका फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो होता है, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन, और आप इसको आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कह सकते हैं। और ध्यान रखना, चार्ज है क्वांटाइजेशन मेथड से उठा के लाइए। वी नो दैट Q is equal to प्लस माइनस एन ई। ये क्वांटाइजेशन था चार्ज का, याद हो तो मेथड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिक ला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से वैल्यू Q इज इक्वल टू एन ई। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिया है कि वहां हम जब क्वांटाइजेशन में देखते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्स्ट्रा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से आई का फॉर्मूला आपका एन ई अपॉन टी। और ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है कि आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ कंपटीशनों में इस फॉर्मूले पे डिपेंड चलता है। यहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ई की वैल्यू होती है वो याद रखना 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब इससे यूनिट भी बन जाएगी हमारी एक और, इसकी जो ये एसआई यूनिट है, ये ध्यान रखना। कौन सी यूनिट है ये, एसआई यूनिट। मैंने इसलिए गैप छोड़ा था यहाँ कि मैं आपको बता पाऊं कि यहाँ क्या लिखना है, एसआई यूनिट। बाकी इसकी दूसरी यूनिट भी क्या हो सकती है, अदर यूनिट। इसी से फॉर्मूले से बना सकते हैं, चार्ज की होती है कूलम पर सेकंड, ये इसकी अलग यूनिट है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। एक इंपॉर्टेंट बात और चलती है यहाँ पे कि जो आपका ये करंट है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ जाता है कि जबकि हम जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसमें तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ इसको स्केलर क्यों कहा जबकि इसकी तो डायरेक्शन है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप स्केलर और वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो केवल और केवल ये तो एक जर्नल है कि स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड रखती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअल जो बेसिक डिफरेंस अगर दोनों में निकालें तो स्केलर और वेक्टर में, तो मैं यहां लिखूं स्केलर और दूसरा लिख दूं मैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करें। ये किसको करेंगी, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को। और ये किसको करती हैं, वेक्टर लॉ को। जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ को ओबे करें, स्पेशल लॉ है वेक्टर लॉ, 11th क्लास में पूरा डिटेल में इसका चैप्टर आता है। तो जो वेक्टर लॉ को ओबे करें वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर होंगी। और जो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को
ओबे करेंगी वो आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, स्केलर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर लॉ को डिसोबे कर देता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये आपका वायर है, अगर इस वायर को मैं ऐसे टर्न कर देता हूं, इस वायर को ऐसे टर्न कर देता हूं और इसमें से करंट गया 1 एम्पियर, और यहां देखोगे यहां भी 1 एम्पियर और यहां भी 1 एम्पियर है। अगर ये वेक्टर लॉ को ओबे करता तो ए और बी के बीच में जो हम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ ए और बी के बीच में नेट चार्ज की नेट करंट कितना है 1 एम्पियर, और यहाँ 90 डिग्री एंगल है। तो अगर आप ए और बी के बीच निकालते करंट, आई ए बी निकालते, और ये अगर वेक्टर क्वांटिटी होती, कैसी क्वांटिटी होती, वेक्टर क्वांटिटी होती और डायरेक्शन डिपेंडेंट होती, तो आपका फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट यानी √2 होता। जबकि एग्जैक्ट आंसर इसका कितना होता है, ये आंसर इसका मिलता ही नहीं। आंसर कितना रहता है 1 एम्पियर। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि ये एंगल, जो दो ब्रांच के बीच का एंगल है, वो एंगल इसको किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। और जब एंगल अफेक्ट नहीं करता तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इस सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करेगी। बात क्लियर होगी कि इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने से ही हम इसको वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का मतलब तो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ कन्वेंशियल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है वो, न कि इस करंट को रिप्रेजेंट करता है वो तो सिर्फ ये बताता है कि आपके जो कन्वेंशियल चार्ज हैं या आपके इलेक्ट्रॉन है वो इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ ये वेक्टर लॉ को डिसोबे करता है, इस वजह से हम इसको क्या कह दे देते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइप ऑफ करंट। टाइप ऑफ करंट बेसिकली करंट की टाइप हम कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो नंबर 1 एसी और नंबर 2 डीसी। एसी और डीसी। एसी करंट वो होता है जो एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट भी करे, यानी जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो। हम आगे अपना एक नया चैप्टर आएगा, उसमें हम एसी चैप्टर का नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है। जो 12th में एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, वहां इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इतना सा समझ लो यहाँ कि ये वो करंट है जो टाइम के साथ अपनी पोलैरिटी को कंटिन्यू चेंज करेगा, ये एसी होगा। जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो डीसी को पढ़ेंगे, और डीसी करंट कौन सा होगा, जो टाइम के साथ पोलैरिटी को चेंज ना करे। ये भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। ये भी डीसी है, ये भी डीसी है और ये भी डीसी है, क्योंकि इसने टाइम के साथ पोलैरिटी चेंज नहीं की, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, इसलिए डीसी फिर दो टाइप का हो जाएगा, एक कांस्टेंट डीसी और एक वेरिएबल डीसी। वेरिएबल डीसी, कांस्टेंट और वेरिएबल डीसी का मतलब क्या है कि कांस्टेंट डीसी उस करंट को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। मीन द करंट or electric current having constant magnitude is called constant DC current, and this current do not varies or do not change their polarity with respect to time. Variable DC mean it is the DC current which change their magnitude with passing the time. जैसे जैसे टाइम पास होगा और जैसे जैसे टाइम मोमेंट होगा तो ये अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। और ध्यान रखना कि जहां भी बैटरी लगी होगी, आपकी सेल हो या बैटरी हो, वहीं आपको डीसी करंट मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब इस सेल या बैटरी का यूज करेंगे, वहां अपने को कौन सा करंट मिलेगा, डीसी करंट मिलेगा। तो डीसी की मैंने दो वैरायटी बता दी। ये करंट के बारे में हमने बात की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा करंट से रिलेटेड कि किस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं।
इतनी सी बात आप करंट की ध्यान रखें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं यही एक दूसरा टॉपिक और समझा देता हूं आप लोगों को, करंट डेंसिटी, यही समझा देता हूं। करंट, नया टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी, इसको भी यही समझेंगे। करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हमारे कंफ्यूजन क्या रहता है कि जब भी हम डेंसिटी वर्ड को देखते हैं तो डेंसिटी वर्ड को देखते ही हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन चलता है कि डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम से ही रिलेट होगा, जबकि वॉल्यूम से रिलेट नहीं होता। देखिए करंट डेंसिटी को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, मैं यही डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा था कि डेंसिटी का हमारा जो मीनिंग हम निकालते हैं जर्नली, क्योंकि छोटी क्लास में हम डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम समझ के चलते हैं, तो हम यहाँ भी डेंसिटी का जहां भी मिलती है हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये 3D ज्योमेट्री की बात करेगा। लेकिन आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करना यहाँ कि आपको ये देखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी 1D में है, 2D में है या 3D में है। अगर आपकी 1D में है तो वो लिनियर चार्ज डेंसिटी, लिनियर डेंसिटी बन जाएगी। 2D में है तो वो सरफेस डेंसिटी होगी, और 3D में हो तो वो वॉल्यूम डेंसिटी का काम करेगी। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये 2D ज्योमेट्री में चलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मोमेंट है वो किस में होता है? 2D में होता है। और 2D में मोमेंट होगा तो 2 डायमेंशन का मतलब है सरफेस पे चलता है। जैसे ये वायर है आपका, इसको हम इस मार्कर को, रेड मार्कर को हम वायर मान लेते हैं, और करंट इसमें मान लीजिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट है। तो ये जो पार्ट है सिर्फ ये पार्ट काम करेगा उसके मोमेंट में, सिर्फ इसी से वो करंट निकल रहा है। और ये आपका देखेंगे सर्कल है, और सर्कल 2D ज्योमेट्री होती है। तो 2D ज्योमेट्री है तो यहाँ इस कर्व्ड पार्ट इसका टेक पार्ट नहीं करेगा, केवल ये करेगा, इसलिए इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ हम ध्यान देखेंगे कि करंट है वो 2D ज्योमेट्री में मूवमेंट करता है, इसलिए यहाँ डेंसिटी का मतलब सरफेस डेंसिटी से होगा। तो हम कहेंगे करंट, it is defined as, or we can say that electric current flow per unit area of cross section, area of cross section of wire is called current density. करंट डेंसिटी। और यहां से हमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, यहाँ ये फ्लो है। फर्स्ट है, it is represented by J। जो हम लेटर यूज करेंगे यहाँ वो J लेटर है इसको रिप्रेजेंटेशन का। सेकंड जो चीज है इसके लिए, इट इज, और इट हैज फॉर्मूला J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ ए एरिया है, ए क्या है यहाँ पे? एरिया, और आई आप करंट मानते हैं। हम पिछले चैप्टर के अगर आप वीडियो देखें तो उसका मेरा गाउस थ्योरम से पहले एक फ्लक्स का टॉपिक बनाया था। मैंने वहां समझाया है कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स जब रिप्रेजेंट किया हमने, मैंने कहा था कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया, जर्नली एरिया इज स्केलर, बट इन केस ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, in some cases we take area as vector quantity। और हमने गाउस लॉ को जितना भी पढ़ा वहां हमने एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में पढ़ा था। एरिया इज नॉट ए स्केलर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरिया आपका वेक्टर है, ये क्या है मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी है।
क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन होगी, और एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखिए। करंट डेंसिटी कैसी है? वेक्टर, जबकि करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन एरिया के कांटेक्ट में होगी, और एरिया की डायरेक्शन है, जैसे ये हमारा, अगर ये वाला पार्ट ले रहे तो एरिया की जो डायरेक्शन है इस मेरे अंगूठे की डायरेक्शन में हो जाएगी। ये इसके नॉर्मल टू सरफेस होता है। एक आता है इसकी यूनिट। यूनिट किसमें इसको मेजरमेंट करेंगे? तो आप देखिए फॉर्मूले से पता लगता है कि करंट की एम्पियर, और एरिया है ये, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वो एम्पियर पर यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और ए एम माइनस 2 लिख देंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स। और डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, हम डायमेंशन फॉर्मूला जे के लिए जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? देखिए मास का कोई रोल नहीं है इसमें, इसलिए m की पावर 0 हो जाएगी। लेंथ का इसमें रोल है, लेंथ कितना है इसमें देखोगे तो मीटर है, ये डिस्टेंस है, -2 पावर है तो -2 हो जाएगा। टाइम का इसमें कोई रोल नहीं है, t की 0 हो जाएगी, और करंट का इसमें रोल है तो a आ जाएगा इसमें। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। और इस तरीके से आप करंट और करंट डेंसिटी के कंसेप्ट को और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अब हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हम कंडक्टर को ले लेते हैं। ये मैंने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया यहाँ पे, कि वायर है ये एक, और किसी मेटल का बना हुआ है, और इस वायर, और इस मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, वायर का मतलब पतला वायर होता है जिसकी थिकनेस लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। इसमें हमने, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। हमें इस बात का पता है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें चार्ज कैरियर हैं। चार्ज कैरियर कौन होते हैं? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, एक मोशन में है कंटिन्यू, और वो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। अब इस पे हमने कोई फील्ड नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई की, तो भी ये कंटिन्यू किसमें है? मोमेंट के केस में है, मोशन के केस में है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नाउ these electron continue move in all possible direction। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उन सब में ये मूवमेंट करते हैं, ये भी मूवमेंट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, इनकी जो अमाउंट है वो लार्ज नंबर में है। जब ये लार्ज नंबर में इसमें प्रेजेंट है, तो जब ये ऐसे मूवमेंट करते हैं तो पास वाले से भी ये स्ट्राइक करते रहते हैं। यानी रैंडम मोशन में ये एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है कंटिन्यू बम्बार्डमेंट करते हैं, और जैसे ही बम्बार्डमेंट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर भी आपस में करते रहेंगे। अब मान लीजिए ये यहां से गया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, और हर एक की एक डेफिनेट वेलोसिटी है। हर एक की डेफिनेट वेलोसिटी है। मान लीजिए ये फर्स्ट वाला था, उसकी वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की u2, तीसरे की u3,
चौथे की U4 और लास्ट वाले की UN है। There are n electron present in this conductor and they have initial velocity U1, U2, U3, U4 dash 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 UN, and they continue move with different velocity in all possible direction. But there is sum of these mean value is equal to 0. मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि ये किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहे, ये आपस में ही टकरा के अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यू अपनी वेलोसिटी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि इनकी एवरेज वेलोसिटी है वो मीन वेलोसिटी है वो आपकी 0 है। मीन वेलोसिटी 0 इसलिए है कि इन सब की डायरेक्शन भी तो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी चेंज है और इनकी डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंजेबल है, जिसकी वजह से नेट वैल्यू निकालते हैं वो 0 आ जाती है। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी है वो इनकी 0 हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की। When we apply electric field E, these are charge carrier, these are charge particle, or charge particle inside electric field experience electrostatic force. Electrostatic force is minus E. Under the effect of this electrostatic force, they move toward positive plate, or we can say that they move from low potential to high potential with a definite velocity. It means that all electrons do not have same velocity because initial velocity are different. If this electron move in this direction and one electron move in this direction, under the same effect, these electrons have the high speed as compared to this, because it's some energy lose to orient in the direction of opposite to electric field. तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला उसकी अलग वेलोसिटी है, सेकंड की अलग वेलोसिटी है, थर्ड की अलग वेलोसिटी है, इस प्रकार। और इस फील्ड की वजह से सारे के सारे ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। These charge particle accelerate towards the positive plate or towards the positive terminal of battery. अब एक्सेलरेट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज होनी है, और सबकी वेलोसिटी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगी, और जब सबकी वेलोसिटी एक डेफिनेट डायरेक्शन में है तो हम फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे, और वो मीन वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखना, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण, इसकी वजह से ये आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में हुए, अलाइंस हुए हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में एक्सटर्नल फील्ड के कारण एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि in the absence of electric field, net mean velocity is 0. They do not move in a definite direction, they move in random motion or in all possible direction, and they cancel in the average mean. But under the effect of some external force, by applied with the help of any external source, that these electron aligns in same direction and they accelerate under the effect of electric field, and they get their final velocity be different, and the average of final velocity under the effect of electric field is called drift velocity. अब देखिए, इसको मैं बिल्कुल इसका डेरिवेशन समझा देता हूं और पॉइंट टू पॉइंट बात हम करेंगे।
मैं इसी बात को समझाने की आपको डेरिवेशन से समझाऊंगा कि इसका डेरिवेशन हम कैसे बनाएंगे। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लेंगे ऐसे करके, ये एक कंडक्टर और इसमें इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मूवमेंट है। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ए बी आपका कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक ए कंडक्टर, let us take a conductor having number of electron per unit volume, B small n, और इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Let, or we can say that in the absence of electric field, these electron be be in random motion in all possible direction, and collide to one another, let u1, u2, u3, un be initial velocity of n electron, then their average velocity, or we can say that mean velocity, be zero, और डेरिवेशन हो गया हमारा। एवरेज कैसे निकालते हुए याद होगा, u एवरेज इज इक्वल टू, सब वैल्यू को ऐड करो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड प्लस ऑन un अपॉन n, और वेक्टर क्वांटिटी इनके ऊपर, सबके ऊपर वेक्टर का साइन मैंने लगा दिया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। फर्स्ट इक्वेशन। क्यों जीरो है, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू जीरो है। नाउ we apply potential difference between terminal of conductor, then electric field set produced इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। अब हमने क्या किया है,
सेकंड डायग्राम में इसके हमने पोटेंशियल अप्लाई की, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल रख दिए। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exert on every electron and every electron is, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F E इज इक्वल टू माइनस E इंटू E। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एक्सर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस, exert on every electron is this due to, and they move or they accelerate from low potential to high potential साइड। यहां मैंने 2-3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे उसका मोमेंट होता है, और वो एक्सेलरेट कर रहे हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। एंड aligns opposite to direction of field, or we can say that electric field. Due to this acceleration, their final velocity be as v1, v2, v3 dash vn। देन अब उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वो एक्सेलरेट कर गए। देन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का पता है कि v1 इज इक्वल टू u1 प्लस AP1। ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहाँ T1 क्या है, टाइम है। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2 प्लस AT2। थर्ड वाले की हो जाएगी u3 प्लस AT3, और ऐसे ही करके लास्ट वाले की हो जाएगी ऐसे करके Vn इज इक्वल टू UN प्लस ANTN। ए ऐसे का ऐसा, यानी हमने सबकी वेलोसिटी निकाली, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, किसके अफेक्ट में, एक्सेलरेशन के अफेक्ट में। इनकी वेलोसिटी इतनी होगी। अब हमें क्या करना है, यहां लिखता हूं मैं इसको, यहां बना देता हूं इस आर्टिकल को। देन एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, VAV से, और फाइनल वेलोसिटी ये है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, V1 प्लस V2
प्लस V3 प्लस एंड प्लस ऑन Vn अपॉन n। अब आप बच्चों के मन में क्वेश्चन उठना भी चाहिए, और क्वेश्चन उठने से पहले मैं बता देता हूं कि सबके लिए एसर रिलेशन सेम क्यों है। भाई एसर रिलेशन इज सेम फॉर ऑल, बट T1, T2, T3, Tn, U1, U2, U3, V1, V2, V3 are different. Why we never write? Why we not write here A1, A2, A3, dash 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 An? The reason behind this is to understand this concept. Why S relation is same? I explain in mathematical form here. We know very well that under the effect of this force is this. I explain first here. Electrostatic force is equal to mass E into E. This is the electrostatic force. But by Newton law force क्या होता है? mass into S relation is equal to minus E. और S relation क्या हो गया? minus E upon M. ये आपका S relation है जो हमने यहाँ पुट किया है। ये किस पे डिपेंड करता है S relation? देखिए, अगर आप देखेंगे S relation किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैव सेम चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का चार्ज सेम है, ये वैल्यू सबके लिए सेम है। नीचे क्या है? m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन उठाओ उसका मास क्या है? 9.1 10 to power minus 13 31 9.1 10 to power minus 31 kg, ये उसका मास है। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी सेम है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इस कंडक्टर के टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम रहेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट है, ये सबके लिए क्या है? कांस्टेंट, सेम है। अगर ये सबके लिए सेम है तो एस रिलेशन भी सबके लिए क्या होगा? सेम रहेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि सभी पार्टिकल के लिए एस रिलेशन क्या रहता है? सेम रहता है। इसलिए मैंने इसको A1, A2, A3 और ऐसे नहीं लिखा। आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? इनकी वैल्यू उठा के रख देनी है। मैं यहाँ वैल्यू उठा के रखता हूँ, और वैल्यू उठा के रखोगे तो V1 की वैल्यू है U1 प्लस AT1 प्लस V2 की वैल्यू रखोगे तो U2 AT2, ऐसे रख सकता हूं इसको, प्लस U3 की रखोगे तो V3 की AT3 और डैश 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 डैश, और Vn की रखोगे तो UN प्लस ATN डिवाइडेड बाई n। अब हम इसमें यहां से आगे देखते हैं कि कैसे हम कॉमन लेंगे और फिर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, उसके बाद हम स्टेप को सोल्व करते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट को आप ध्यान रखना कि इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? U1 प्लस U2 प्लस U3, और इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है। अब यहां से हम क्या करेंगे? मैं इस स्टेप को ऊपर लिखता हूं। हम ऐसे करते हैं, U1, U2, U3 और UN को एक साथ रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू, जब इसको हम कॉमन लेते हैं और रीअरेंज करते हैं तो ये बनेगा हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड प्लस ऑन UN। इन सबको आप रीअरेंज ऐसे कर लीजिए। प्लस आप इसको लेंगे AT1, AT2, AT3, ATN, यहां से A कॉमन आ जाएगा आपका, और क्या बचेगा आपका? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड प्लस ऑन Tn डिवाइडेड बाई n। इसके भी n डिवाइड में है और इस पार्ट के भी डिवाइड में n है, क्योंकि ये दोनों के डिवाइडेशन में है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप वैल्यू देखें तो ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो गया? आपका आंसर 0। ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। और V एवरेज जो है आपका वो क्या होगा आपका? ये तो 0 प्लस A, और इसको हम लिखेंगे टाउ से अपॉन n।
ये n है। ये टाउ क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड प्लस ऑन Tn अपॉन n, और इसको बोलते हैं हम एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, और दूसरा नाम है इसका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जो भी आपको अच्छा शब्द लगे, टाउ बोलते हैं इसको, एवरेज या रिलैक्सेशन टाइम। और वी एवरेज की वैल्यू है, अगर आप देखेंगे ए टाउ के बराबर होगी। इसको बोलते हैं हम फाइनल एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज, या ये कह लो एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी का मीन वैल्यू भी कह सकते हो, और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देंगे। इसी का क्या नाम बन जाएगा फिर जाके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस इक्वेशन को आप दो सेकंड इक्वेशन कह दें, इसी के आगे मैं कंसेप्ट चलाऊंगा अपना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देंगे। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखता हूं, इसको VD से लिखेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, if there is no electric field, then the average velocity be zero। इसका बेसिक अफेक्ट क्या हुआ कि ये जो एवरेज वेलोसिटी आपकी आई है, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। तो हम यहां लिखेंगे इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर under the effect of an external field, an external electric field, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, जो अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें, if we remove the external electric field, then drift velocity have no meaning, it became zero। So VD is equal to A into tau, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बट एसरलेशन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, ये होता है एसरलेशन, हमने अभी निकाला था। कहां से निकाला इसको मैं यहां निकाल के बता देता हूं। पहले इस इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दें। वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe is equal to minus E into E. This is third equation. But F is equal to mass into acceleration by using Newton's law. Then M into A is equal to minus E। A क्या बन गया? अब we write A is equal to minus E upon M। ये आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा। पुट इनटू सेकंड इक्वेशन, इस वैल्यू को आप कहां रखेंगे? सेकंड इक्वेशन में। पुट इनटू इक्वेशन सेकंड, VD
is equal to a put from here minus e upon m tau, e upon m into tau। यहां हम देख पा रहे हैं ये आपका फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां मैं रिप्रेजेंट कर दूं, m जो है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैसे रिलेट करेगी हमारे साथ आगे वाले टॉपिकों में, उसको हम देखते हैं। और एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसको हम कहेंगे मोबिलिटी। कि ये वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही रहेगी, यूनिट में कोई बदलाव नहीं। एक नई फिजिकल क्वांटिटी और लेके आते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखें, इफ E is equal to 0 then drift velocity also 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक नई फिजिकल क्वांटिटी और समझा देता हूं मैं, और काफी अच्छी है, मोबिलिटी। वो क्या चीज है वो हम देख लेते हैं। देखिए, नई फिजिकल क्वांटिटी है मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी, उसका फॉर्मूला है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देता हूं, ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, ये मैग्नीट्यूड, तो ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है जिसको मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू से लिखेंगे, और म्यू आपकी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। देन म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके मोबिलिटी के। अगर इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, अगर इसको आप डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो क्या है, ये रेशियो है किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यानी हम दो तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये भी कह सकते हो। और इट इज the ratio of electric field, ratio of drift velocity to electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से हमें क्या पता लगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी मोबिलिटी क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग क्या हुआ, हायर द मास स्मॉलर
smaller the mobility, smaller the mobility. For example, electron and proton, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है म्यू ई, वो आपकी क्या हो जाएगी, मास कम है मोबिलिटी ज्यादा, बड़ी हो जाएगी मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इसलिए इसकी मोबिलिटी है वो प्रोटॉन से कम हो जाएगी। ये आपकी एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कल हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, वो करंट का आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन रहता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ किस तरीके से अटैच होगी, इसके बारे में हम कल और अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।